नमस्कार। आ जाइए आप लोग लाइव। आ जाइए आप लोग लाइव। मेरी आवाज़ का एक मेरे को मैसेज कर दीजिए अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, फिर हम सीधा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो रुड़िप को लेकर है। सीवरेज प्लांट माउंट आबू में जो चल रहा है उसको लेकर है। काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, एक एक आरोप पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आवाज़ क्लियर आ रही है तो मेरे को एक सिर्फ कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके मेरे को थोड़ा इत्तला कर दीजिए। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो प्लीज़ एक कोई कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज ये सोलो शूट कर रहा हूँ, मैं अकेला ही हूँ। तो मेरी आवाज़ वहाँ तक आप लोगों तक पहुँच रही है या नहीं, सिर्फ एक कमेंट करके मुझे आप बता दीजिएगा। चलिए, अरशद भाई का कमेंट आ गया पहला, आवाज़ सही है, ठीक है। चलिए कुछ लोग और आ जाए, जितने में मेरा शेयरिंग जो है मेरे बाकी जो पोर्टल्स हैं उस पर मैं अपना शेयर कर दूं। चलिए, अरशद भाई का कमेंट आ गया पहला, आवाज़ सही है, ठीक है। चलिए कुछ लोग और आ जाए, जिनमें मेरा शेयरिंग जो है मेरे बाकी जो पोर्टल्स हैं उस पर मैं अपना शेयर कर दूं।
चलिए तो हम लोग ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और ठीक शाम ये रात के 8:30 बजे और मैं हूँ खुशवंत आप लोगों के साथ में। एनकाउंटर बाय खुशवंत का ये एनकाउंटर बाय खुशवंत शो है और आज हमारा ये 77वां एपिसोड है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि रुडिप द्वारा प्रस्तावित सीवरेज प्लांट के बेमिसाल 14 साल। 2007 के अंदर ये प्लांट शुरू हुआ था, अब 2021 हो गया है तो तकरीबन 14 साल हो चुके हैं। गंभीर आरोपों के घेरे में रुडिप की कार्यप्रणाली, सीवरेज प्लांट की कार्यशैली से व्यथित आबू की आम जनता, एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते सीवरेज के ठेकेदार और नगरपालिका बोर्ड की चुप्पी में दफन कई गहरे राज। ये हमारा जो आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक का आज का जो ये शो है उस टॉपिक की ये टॉपिक्स ये हैं, मुद्दे ये हैं। तो इन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये रुडिप की शुरुआत, रुडिप के जो सीवरेज प्लांट का जो प्लांट चल रहा है माउंट आबू के अंदर, जिससे आप लोग खुद देख भी सकते हैं। आपने कई मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इनके बारे में कई बार इनके बारे में नेगेटिव नकारात्मक समाचार भी आपने पढ़े हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर हो, या नगर पालिका द्वारा कई बार उनके वाहनों को निर्माण सामग्री का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है माउंट आबू के अंदर और चेक पोस्ट पर पकड़े जाने का हो। इसी हफ्ते में 2 मामले सामने आए, वो 2 मामलों पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन साथ में सबसे पहले तो हम लोग रुडिप का पहले तो इसकी बात बता देते हैं कि रुडिप यानी कि ये जो रुडिप है ये राजस्थान सरकार द्वारा एक संस्था है जो सरकार द्वारा संचालित है, जो विकास कार्य इसके तहत किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में ज़्यादा आपको गहराई में अपन हम लोग जाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। तो वही रुडिप के जरिए माउंट आबू के अंदर सीवरेज प्लांट का काम शुरू हुआ था सन 2007 के अंदर। काफ़ी सालों तक वो नक्की लेक के ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, आप टूरिस्ट हैं तो आप भी आके देखते होंगे कि वहाँ पर एक जगह है जहाँ पे लेक व्यू होटल है, बिल्कुल नक्की लेक के ऊपर ही, जहाँ ये वाटर वर्क्स का बना हुआ है। वहीं पर वाटर वर्क्स का जो पंप हाउस बना है ना, वहीं पर काफ़ी सालों तक तो वहीं वो खड्डा खोदते रहे, पता ही नहीं पड़ता था कि कुछ टाइम तक तो कि ये कर क्या रहे, और काफ़ी सालों तक वो वहीं पे अटके रहे। उसके बाद में इन्होंने माउंट आबू के अंदर सड़कों की खुदाई शुरू की, पाइपलाइन डालना शुरू किया। पाइपलाइन डालने के बाद में जब ये काम शुरू हुआ तो ये काम शुरू होने के बाद में धीरे धीरे लोगों के अंदर, पहले तो लोग भी खुश थे कि चलो कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जब धीरे धीरे जब इनकी कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें थी जो सामने आने लगी, तब लोगों में इसका भरोसा उठने लगा, लोग शिकायतें करने लगे और लोग परेशान भी होने लगे। और ये चीज़ काफ़ी सालों से, यानी कि 14 साल, 14 साल में तो पूरा गांव बस सकता है, शहर बस जाते हैं, लेकिन माउंट आबू में सीवरेज प्लांट का काम नहीं हुआ। कई बार इसके उच्च अधिकारी माउंट आबू में आए, जब ज़्यादा ये मामला उछलता था तो उच्च अधिकारी आते थे आके और उनको यूं ही लोगों को दिखावा करने के लिए उनको धमका के चले जाते थे कि इतने टाइम में पूरा कर दो, ये टाइम में पूरा कर दो, और वो चुपचाप चले जाते थे। बाद में जैसा का तैसा, जैसा जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रहता था। तो मैं सबके कमेंट्स भी पढ़ूंगा, आप लोग कमेंट्स भी करते रहना। तो ये सब चीज़ें चलती रही और माउंट आबू के अंदर रुडिप ने एक पूरा मकड़ जाल, खड्डों का सड़कों पर वो मकड़ जाल फैलता गया। फिर उसके अंदर कई लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि इसके अंदर जो पाइप्स जा रही है वो पाइप भी इतनी ज़्यादा, उसकी जो चौड़ाई है उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ जो है ये ज़्यादा टाइम चलने वाला नहीं है और ये कहीं ना कहीं चौक होगा और पूरा माउंट आबू में कहीं ना कहीं किसी दिन ऐसा आएगा कि गंदगी फैलेगी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। फिर आया, अभी इसमें मैंने कई गंभीर आरोप लगाए रुडिप के ऊपर। गंभीर आरोप ये मैंने नहीं लगाए, तकरीबन ये 11 पॉइंट्स हैं। हम उन पॉइंट पे एक एक करके बात करने वाले हैं। आज प्रोग्राम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन जो मुद्दे की बात है हम लोग वही करने वाले हैं। फिर रुडिप के जो ठेकेदार है, ठेकेदार बदलते रहे। ठीक है, रुडिप ने जो भी ठेका देते थे, थोड़े टाइम एक ठेकेदार आया, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर चला गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे करके ये ठेकेदार बदलते रहे। तो ये भी आरोपों में एक आरोप ये भी है कि ये ठेकेदार क्यों बदलते रहे। फिर अभी रिसेंटली कुछ एक हफ्ते के अंदर ही एक गाड़ी स्विफ्ट कार पकड़ी गई
जो सिवरेज के नाम से उन्होंने स्विफ्ट कार थी, माउंट आबू के उपखंड अधिकारी के आदेश पर वो पकड़ी गई थी का, वो शायद बाद में नगर पालिका के अंदर उसको रखा भी था, बाद में क्या हुआ उसका पता नहीं है। फिर दूसरा, कल 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 की बात है, कल एक ट्रक डंपर पकड़ा गया और डंपर के अंदर पूरी बजरी थी। वो बजरी अलवर कोठी के अंदर उन्होंने खाली की और बाद में उस ट्रक को जब्त किया और पोलो ग्राउंड के अंदर खड़ा किया। जब हमने इसकी पूरी पड़ताल की और पड़ताल करके मैंने इसके सबूत इकट्ठे किए, तो बाकायदा सबूतों के अनुसार वो अलवर कोठी के अंदर ही, वो अलवर कोठी के लिए ही वो बजरी गई थी, रेती गई थी और रेत वहाँ पड़ी, उन्होंने वहाँ पे उसको डंप किया, खाली किया और बाद में नगर, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वो ट्रक जो था, अगर वो जब चेक पोस्ट पर पकड़ा गया था तो वो वहाँ से अलवर कोठी कैसे गया, खाली किसने करवाया। और दूसरा बात कि अगर उसको खाली पकड़ना ही था तो पकड़ के सीधा ही उसको पोलो ग्राउंड में या नगर पालिका में क्यों नहीं खड़ा किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसा ही पहले भी हुआ था, बाद में कुछ पता नहीं पड़ता कि ये कार्रवाइयाँ क्या होती है, क्या करते हैं। फिर ये मामले एनजीटी में जाते हैं, हाईकोर्टों में जाते हैं, एनजीटी में जाते हैं, फिर आप चलता रहता है। लेकिन एक माउंट आबू में एक बात तो क्लियर हो गई है कि जिसके हाथ में डंडा होगा वही राज करेगा। ठीक है, अगर माउंट आबू की लोकल जनता को, माउंट आबू के स्थानीय आदमी को, जिसके पास सभी कागज है, पट्टे हैं या जो भी कागजात है, उनको 5 बोरी सीमेंट के लिए भी सालों साल इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि ये खुद सरकार ये सिखा रही है माउंट आबू को कि अगर आपको काम करना है तो आप ऐसे दलालों के जरिए ही आप अपना काम करवा सकते हो, क्योंकि वहाँ से उनको फ़ायदा है, डायरेक्ट परमिशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मेरे ख्याल से सरकार देना चाहती है कि भाई आप उनके थ्रू मत जाओ, ये स्केटिंग व्हील्स जो है हमारे थ्रू चलाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो यही मेरे को लग रहा है कि यही एक इनका है। चलिए, तो फिर अब आगे का है तो मैंने जैसा बताया आपको कि कल रात को भी पकड़ा गया। अभी उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, वो 1-2 दिन में हमें पता पड़ जाएगा। तो दूसरा है कि सीवरेज प्लांट, मैंने जो गंभीर आरोप है, आरोपों पर मैं अपन थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, क्योंकि 11 आरोप है और आप भी सुनना वो आरोप ही नहीं है, वो सिर्फ मात्र अपने आप में आरोप ही नहीं है, वो अपने आप में जांच का विषय है। और जांच भी कैसी, अब जरूरत ये इन्हीं के अधिकारियों के द्वारा जांच की जरूरत नहीं है। अभी ये रुड़िप के ही अधिकारी आवे और जांच करें, ये तो बिल्कुल ही निष्पक्षता नहीं होगी। ये जांच होनी चाहिए किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से, क्योंकि ये घोटाला अगर निकलेगा तो कोई ये 100, 200, 300 करोड़ का नहीं होगा, ये हजारों करोड़ का घोटाला निकलेगा, क्योंकि हजारों टन पत्थर, हजारों टन मलबा और हजारों टन जो निर्माण सामग्री रुड़िप ने अपने काम के लिए मंगवाई थी, वो कहाँ गई, अवैध निर्माणों में इनका कितना सहयोग होगा। क्योंकि जो जिस तरह से पकड़े गए ना, ये तो उस टाइप से तो पता, ये तो अब पकड़े तो एक ही गए, लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ होगा वो सारा जांच का विषय। और ये जांच भी उच्च अधिकारियों से, और मैं तो कह रहा हूँ कि अब राज्य सरकार के अधिकारियों से नहीं, इसमें तो केंद्र सरकार के अधिकारी जो है, जांच ब्यूरो जो भी हैं इससे रिलेटेड, उनको ये जांच देनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कंटेम्प्ट भी किया है, इन्होंने अदालत की अवमानना की है, अवहेलना की है। चाहे वो हाईकोर्ट का आदेश है कि निर्माण माउंट आबू में निर्माण कार्य नहीं हो सकता, ये मार्च का आदेश था और इसी मार्च के अंदर, ये फरवरी का आदेश था और इसी मार्च के अंदर एनजीटी का जो आदेश आया और उसकी जो गाइडलाइन आई, ये उसकी भी अवमानना है और ये उसका भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो जब ये कंटेम्प्ट किया गया और जो एनजीटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक संस्था है जो पर्यावरण के लिए है, तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसके ऊपर इस पर जांच भी गंभीर ही होनी चाहिए। तो मैं इसके ऊपर जो है 11 बिंदु मैंने लिखे हुए हैं, मैं इस 11 बिंदुओं पर भी चर्चा करूंगा। इससे पहले मैंने किसी राजनीतिक जो से जुड़े हैं माउंट आबू से, जिनको 40-42 साल का अनुभव है, मेरे ख्याल से सबसे मोस्ट ऑफ द सीनियर राजनीति में माउंट आबू में कह सकते हो, जिन्होंने नगर पालिका के अंदर भी एक संवैधानिक पद पर अपनी सेवाएं राजनीति में होते हुए दी है। मैंने आज उनका इंटरव्यू लिया था रुड़िप के लिए, जब ये पेड़ भी कटे। अब एक मामला आया था अभी बीच में जो माउंट आबू में है, सोशल मीडिया पर बहुत चला था, उसकी शिकायत भी हुई, उपखंड अधिकारी जी से उसकी शिकायत भी की गई। उपखंड अधिकारी जी ने उसका आश्वासन भी दिया कि उसके विरुद्ध उनका कुछ जांच करेंगे और जांच करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। मामला था पेड़ काटने का,
वो मामला तो ये पेड़ काटने का उठाया, और वो मुद्दा उठाया था माउंट आबू नगर पालिका के भूतपूर्व वाइस चेयरमैन अर्चना दवे जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी से जीतकर बोर्ड में गए थे और उपाध्यक्ष थे नगर पालिका के। उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। वहाँ के गांव वालों ने ज्ञापन भी दिए थे उनके साथ मिलकर, वहाँ के पार्षद ने भी ज्ञापन दिया था कि ये इस तरह जो पेड़ काटे जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमने परमिशन ली है। जब ये हमें मालूम किया, हमने भी इसकी पड़ताल की, तो मालूम हुआ कि परमिशन पूर्व के अधिकारी जी ने दी थी, लेकिन वो भी जो परमिशन दिया जाता है, ये आप एकदम क्लियर कट आप भी समझ लीजिए कि आपको बकायदा जो पेड़ काटना है उसका लैंडमार्क आपको बताना पड़ेगा, कितने पेड़ काटने संख्या बतानी पड़ेगी। उसके अलावा उसकी पूरी एक प्रोसीजर होता है कि उसकी जगह पेड़ लगाने हैं या उसकी जगह उनको आपको कुछ शुल्क देना है। वो इन लोगों ने क्या किया कि एक ऑर्डर के ऊपर इन्होंने पता नहीं कितने ही पेड़ काट दिए होंगे, पुराना ऑर्डर को चलाते रहे ताकि कोई है। ऐसा ही मुद्दा इसी रूडिप के इन्हीं ठेकेदारों ने किया था, जब एक बार चट्टान तोड़ रहे थे, नाले के अंदर से चट्टाने तोड़ रहे थे, और नाले में तो छेड़छाड़ करना, यानी कि देख लीजिए माउंट आबू में कोई भी गुनाह कर दो शायद एक बार माफ हो सकता है, लेकिन पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किया है तो माफी के योग्य नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये एनजीटी कहती है, पर्यावरण का कानून कहता है, चाहे वो और वेटलेट एंड एक्ट कहता है। तो उन्होंने गंभीर, पहले एनजीटी का जो था, इन्होंने नालों पर भी जितने भी जो इन्होंने प्लांट बना रखे हैं, अपने सीवरेज के जो पंपिंग यार्ड बना रखे हैं, वो सब नालों पे बना रखे हैं। और पहले से ही आदेश था कि 50 फीट छोड़कर, और इस बार जो आदेश आया उसमें 100 फीट कर दिया, यानी कि और बढ़ा दिया। तो पहली बात तो जब 50 फीट का जब आदेश था तो उसमें भी उनको 50 फीट के अंदर उनको ये कार्रवाई करने की आदेश आया कहां से? तो क्या वो सीवरेज प्लांट वाले या रुडिप जो है वो सुप्रीम कोर्ट एनजीटी से भी ऊपर है? यानी कि उनको एनजीटी की भी बात माननी नहीं है। तो उन्होंने वो आदेश दिया कैसे? ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा सवाल है, ये मैं सवाल कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से अगर ये वो इस संस्था से जुड़े हुए या इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो कृपया करके मुझे भी बताएं और जनता को भी बताएं, और कोर्ट के अंदर भी अपना पक्ष रखें कि आपने किसके आदेश के अनुसार ये कौन से अधिनियम के तहत आपने 50 फीट के अंदर चट्टानों को तोड़ा या आदेश दिया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी, या कोई उसका ऑप्शन क्यों नहीं था? ऑप्शन क्यों नहीं निकाला गया? आप लोग जिद पकड़ के, ये ठेकेदार जिद पकड़ के क्यों बैठे रहे? हुआ ये, फिर वो पेड़ काट रहे थे। अब मैं आगे की बता रहा हूं कि जो वो पेड़ काट रहे थे तो वहां कुछ लोग इकट्ठे होकर उन्होंने मना किया। तो रूडिप वालों के जो कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, जेसीबी वाले या उनके जो भी होंगे, उस ठेकेदार के जो होंगे, उन लोगों ने कहा कि भाई अपना अपना काम करो। यानी उतनी दादागिरी से, और ये दादागिरियां इनकी पहले भी हुई है, और उस दादागिरी का भुक्तभोगी मैं भी हूं। आज से 2-2.5 साल पहले मेरे साथ भी इन्होंने एक बार बदतमीजियां की थी। अब वो ठेकेदार तो चला गया, लेकिन इन लोगों की जो दादागिरी और दबंगई है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये लोग कहते हैं कि ये जो ठेकेदार है ना, इनका ये वर्ड्स है, और ये वर्ड्स मैं आपको सुना भी दूंगा और ये बताऊंगा भी मैं आपको, कि वो कहते हैं कि हम 4 जेब रखते हैं। एक जेब के अंदर हम अदालत को रखते हैं, दूसरी जेब के अंदर हम लोग नेताओं को रखते हैं, तीसरी जेब के अंदर हम एसडीएम और कलेक्टर को रखते हैं, यानी प्रशासन को रखते हैं, और तीसरी जेब के अंदर जो ये पत्रकार या जो भी ऐसे वैसे लोग होते हैं ना, जिनके थ्रू इनको दबाव होता है, ये उनको रखते हैं। ये उनके वक्तव्य है, यानी कि इतनी इनकी दादागिरी। फिर वहां पे जो खड़ा था आदमी, उसका फोटो खींचा गया। पत्रकारों के, जो पत्रकार इनके खिलाफ लिखते हैं, उनके पीछे बाइकें भेजी जाती है, गाड़ियां भेजी जाती है, उनकी पूरी रेकी की जाती है। मेरी भी रेकी होती है। क्या करना चाहते हो आप लोग? क्या करोगे आप? मारोगे हमको? हम पर गाड़ी चढ़ाओगे? चढ़ाइए गाड़ी। इसकी भी कार्रवाई मैं बहुत सख्त जल्दी से करने वाला हूं, क्योंकि हमें भी हमारा काम हम कर रहे हैं। फोटो खींच के ले जा रहे हो, वो फोटो का करोगे क्या? क्यों खींचते हो फोटो पत्रकारों के या आम जनता, जागरूक जनता के? ये मेरे आरोपों में है, जो मैंने आरोपों की सूची तैयार की है, उस सूची के अंदर बकायदा ये भी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले तो मैं जो भूतपूर्व अध्यक्ष थे, मैं उन्होंने और भी कई पोर्टल पे अपना इस इंटरव्यू दिया था। आज मैं स्पेशल उनके पास गया और मैंने उनसे भी इंटरव्यू लिया। उनका इंटरव्यू मैंने लिया। मैं आपको इंटरव्यू सुना देता हूं। पहले आप इंटरव्यू सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। थोड़ा 5-4 थोड़ा बड़ा इंटरव्यू है, लेकिन एक एक प्रश्न मैंने पूछा गया कि उनके कार्यकाल में भी क्या ये सब चीज़ें होती थी, और होती थी तो वो क्या कार्रवाई करते थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनसे भी पूछ रखी है। मैं आपको उनका इंटरव्यू सुना देता हूँ। मैं कैमरे को थोड़ा टर्न कर रहा हूँ
क्योंकि आज मैं अकेला सोलो शूट कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सुनाई दे और मैं अच्छे से दिखा के फिर हम लोग करते हैं इसको आगे का। चलिए, काफ़ी लोग हैं लाइव, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी लूँगा, आप लोग कमेंट कीजिए। और ये लोग जो 70% एक बार बता देता हूँ, ये 70 क्या 80-90% लोग जो कमेंट नहीं करते या जो आवाज़ नहीं उठा रहे ना, वो कौन है उनका भी मैं बताने वाला हूँ कि वो भी उन लोगों ने भी, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने रुडिप से सामान खरीदा और अपने अवैध निर्माणों में अपने खुद के अवैध निर्माण किए हैं। रुडिप ने उनके ऊपर मेहरबानी की है, क्योंकि सरकार नगर पालिका उनको परमिशन देती नहीं है, तो उन लोगों ने मजबूरी भी में भी किया होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मजबूरी कुछ नहीं थी, कागज नहीं है, अवैध निर्माण भी किए होंगे इन्हीं लोगों से सामान लेकर। और ये तो तय हो चुका है कि ये लोग, जो अवैध निर्माण होता है उसमें रुडिप की बहुत बड़ी भागीदारी है। तो सिर्फ कोर्ट में कचहरियों में जाने वाले या जो भी ये जो एप्लीकेंट्स हैं जो एसजीटी में गए थे, या इन्होंने सिर्फ प्रशासन के ऊपर ही उंगली उठाने से मतलब नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी तो साल 1.5 साल में बदलते रहते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो इससे जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के लोग, चाहे वो नेता हो या नगर पालिका हो, नगर पालिका के अंदर मेंबर्स है या नगर पालिका के जो अधिकारी हो, उनकी भी उतनी ही भागीदारी है, नगर पालिका का कर्मचारी भी उतने ही भागीदार है। क्योंकि हर गली हर मोहल्ले के अंदर नगर पालिका के कर्मचारी जाता है, चाहे वो जमादार के रूप में जाता हो, चाहे कर्म को उसको पता नहीं होता कि कहाँ पर सीमेंट का काम चल रहा है, कहाँ बजरी का काम चल रहा है, वो अपने उच्च अधिकारी को बताते क्यों नहीं है। इसीलिए तो माउंट आबू के अंदर ये सारा हुआ। तो उन लोगों ने भी रुडिप की सेवाएं ली है, इसलिए वो लोग डरते हैं कमेंट करने में। हम लोग नहीं डरते, क्योंकि हमको रुडिप की सेवा चाहिए भी नहीं। ठीक है, अब आप सुनिए, मैं आपको जो वाइस चेयरमैन साहब है, मैं आपको उनका इंटरव्यू में आपको बता दूं। तो क्या मामला क्या था एक्चुअली मामला मैडम? अभी कुछ 2-4 दिन से हम लोगों ने देखा है कि आपने मीडिया में कुछ पोर्टल्स में आपने बाइट दिया था रुडिप के लिए कि उन्होंने कुछ पेड़ वेड़ काटे थे, तो क्या मामला क्या था? एक्चुअली मामला ये था कि 8-10 दिन पहले यहाँ पर ये लोग वो इनका जो टैंक बनाना था उसके लिए ये लोग सब जगह देखने आए थे। रतन देवासी और चेयरमैन वगैरह सब जगह देखने आए थे, रुडिप वाले भी साथ में थे। उन लोगों को उन्होंने बताया था कि भाई आगे नीलकंठ मंदिर के उधर कोई जगह बताई थी, वहाँ पे उनको सीट नहीं लगी और बोले कि नहीं हम तो यहीं सुटेबल है, इसलिए हम इसी जगह प्लांट बनाएंगे। टैंक बनाना था उनको इसलिए, और टैंक के बाद में फिर आगे उनका वो बनाना था। मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। इन्होंने बोला कि जो जगह, जिस जगह पर ये रतन जी और ये नगर पालिका के जो गए थे, इन लोगों ने, वो जगह कौन सी है मैं बता देता हूँ। अगर आप आबू में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा पता होगा, सेंट्रल स्कूल के बिल्कुल सामने वाला रोड, जिस रोड की चौड़ाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मतलब मुश्किल से अगर दो ट्रक आपस में ओवरटेक करेंगे या क्रॉस करेंगे ना, तो उतनी जगह रहती है। उसके पास एक्स्ट्रा जगह भी नहीं है। दूसरा, वो नाला, वो जो रोड है जहाँ पर ये ज़बरदस्ती अपनी जिद पकड़ के बैठे ना, वो बिल्कुल जो वहाँ का ढूंढई का नाला है, जो मुख्य नाला है, माउंट आबू के कई नाले हैं जो मुख्य नालों में आते हैं, उसमें से एक मुख्य नाला है जो वहाँ से वो जहाँ पे ये बना रहे हैं ना, वहाँ पे प्लांट से वो मुश्किल से 50 मीटर भी दूर नहीं हो, 50 से 60 मीटर के अंदर ही होगा। एनजीटी का आदेश है कि 100 मीटर के दायरे में आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, वहाँ पे अगर वो प्लांट बनाते हैं तो प्लांट बनाएंगे तो कुछ 3, 4, 5 फुट रोड भी अंदर आएगा। अब मान लो कि रोड अंदर आता है तो जब सीजन शुरू होती है तो उस वे को 1 वे कर दिया जाता है। ठीक है, और आबू की सीजन हम सब लोग देखते हैं कि जब कितना ट्रैफिक जाम होता है, वो रोड जाम हो जाएगा। पहली बात, अगर वहाँ वो जिद पकड़ के बैठता है, उसके लिए ऑप्शन भी बताए गए उन लोगों को, लेकिन उनकी चूंकि जिद होती है ना, उनका जो घमंड है, उन लोगों को पता है कि हमारे माई बाप ऊपर तक बैठे हुए, आबू में भी माई बाप बैठा है और ऊपर भी हमारे माई बाप बैठे, 4 जेब में रखना है। ये जो 4 जेबों की बात कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब आगे सुनिए। जनरेटर रूम वगैरह सब कुछ हमारी ऑब्जेक्शन था कि हमने साहब इन्होंने डिमार्केशन वगैरह करते ही हम मोहल्ले वालों का विरोध ऑब्जेक्शन था, हम एसडीएम साहब को मिले, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया हमारे पार्षद के साथ में जाकर।
तो एसडीएम साहब ने बताया कि हम इनके जो इंजीनियर आएंगे 2-4 दिन में, बोले इनके इंजीनियर को मैं बुला लूँगा और प्रोजेक्ट इनका प्लान भी मंगवा लेते हैं और आप लोगों को भी बुला लूँगा और इसकी अपने बैठ के बात कर लेंगे यूँ, और जो दूसरी जो जगह सूटेबल होगी तो वहाँ कर भी लिए शिफ्ट करने में मुझे तो कोई आपत्ति है नहीं, इनके इंजीनियर को बुला लेंगे। उस बीच में अभी तो ये बात चल ही रही थी, पर्यावरण के एक दिवस पूर्व एक तरफ तो पर्यावरण की मीटिंग ले रहे थे एसडीएम साहब, मीटिंग खत्म होते ही यहाँ पे इन्होंने धड़ाधड़ पेड़ काटने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कुछ परमिशन या कुछ लिया था कि उस पेड़ काटने का कुछ परमिशन था? क्योंकि नहीं। ऐसा हम लोग सुन रहे हैं कि परमिशन था उनके पास पूर्व अधिकारियों का। हाँ। तो क्या आपको आप तो वाइस चेयरमैन भी रहे, तो क्या पूर्व जैसे जो एक आदेश होता है वो क्या हर कार्य के लिए वो मान्य होता है? नहीं, या हर कार्य के लिए आदेश अलग अलग होता है। जैसे पेड़ काटने का इन्होंने, यदि इनके पास में जांच है, मैंने जो मेरा वर्जन दिया था उस हिसाब से, और काफ़ी लोग उनको जाकर मिले भी है, साहब को जाकर कल भी सुनने में आया, कई युवा मोर्चा के अध्यक्ष वगैरह सब जाकर मिले, उन्होंने भी यही कहा कि ये जांच का विषय है, मैं जांच करके बताऊंगा यूँ। तो यानी इन साहब ने तो परमिशन नहीं दी है। हो सकता है पूर्व वाले एसडीएम साहब ने दी होगी, तो पर्टिकुलर वो किसी और जगह की दी हो। ठीक है, यानी कि जब जांच की बात करते हैं, जो अभी वर्तमान उपखंड अधिकारी जी है कि उन्होंने आश्वासन दिया कि जांच करेंगे, कि भाई ये पूर्व अधिकारी ने दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपको पेड़ काटना है या आपको जो भी करना है तो उसके लिए अगर आप एक ही, उसने क्या किया इन लोगों ने कि उन्होंने पूर्व अधिकारी ने पहले कोई पेड़ काटने की आदेश दिया होगा और उसके एवज में इनको कुछ पेड़ भी लगवाए थे। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि इनको बाउंड किया था कि आप इतने पेड़ काट रहे हो, ये जरूरत है तो आप इसके अगेंस्ट में इतने पेड़ लगाओगे। इन लोगों ने क्या चालाकी की कि उसी आदेश को उसने उठा के और दूसरे पेड़ भी काटना शुरू कर दिया, और ऐसे इन लोगों ने न जाने कितने ही पेड़ों की हत्या की होगी माउंट आबू के अंदर। और ये लोग जो नौटंकियां चलती है ना पर्यावरण के दिवस पे कि भाई ये पेड़ पौधे लगाते थे, अरे तुम लगा के जाते हो, कभी दूसरे दिन जाके 4 दिन 10 दिन बाद में देखे? अगर इतना ही देखा होता तो मैं तो इतने सालों से देख रहा हूं पर्यावरण दिवस पे पेड़ लगाते, साला ये चेरापूंजी हो जाता, माउंट आबू चेरापूंजी हो जाता। ये वन क्षेत्र जो है ना, ये कहां से कहां पहुंच जाता, इतने पेड़ हो जाते माउंट आबू। लेकिन फोटो सेशन करवाना है, सरकारी खातों में अपना नाम दर्ज करवाना है कि हाँ साहब हमने ये सरकार का ये प्रोजेक्ट है और सरकार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार ने आदेश दिया पर्यावरण दिवस पर ये करो, नसबंदी वाले टाइम पे ये करो, फलाने टाइम पे ये करो, आदेश सरकार ऊपर से देती रहती है। अब मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बताने वाला हूँ कि सरकार जो है ना, राजस्थान सरकार, वो भी दोगला नीति करती है। कैसे दोगला नीति करती है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप मैडम का आप पूरा सुन लीजिए, क्योंकि वो जो मैं बताने वाला हूँ ना, जब मलाई खाने का टाइम आता है तो माउंट आबू जैसलमेर एक हो जाता है, और जब इनको बाकी काम करने होते हैं तब माउंट आबू और जैसलमेर को हटा देते हैं बाकी। जब तो मैं उस मुद्दे पे भी आऊंगा, आप पहले एक बार सुन लीजिए। ठीक है, मैं आदेश बताता हूं, मैं वो आपको कॉपी भी पढ़ाऊंगा। तो पेड़ कटता है तो पर्टिकुलर उसका एरिया कि कितना बड़ा पेड़ है, कितना एरिया है और उसकी लोकेशन क्या है और कितने पेड़ कटेंगे, उसकी पूरी फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी जानकारी करके फिर देनी पड़ती है। ऐसे कोई नहीं करते कि एक जगह की परमिशन लेकर 14 साल तक हम वही परमिशन चलाएंगे और पूरे आबू के पेड़ खत्म कर देंगे। बहुत बड़ा मुद्दा अभी आज सामने आया है, आज ही की बात है कि नगर पालिका ने चेक पोस्ट के ऊपर एक डंपर को पकड़ा है, ट्रक पकड़ा है, जिसमें अवैध सामग्री अवैध रूप से किसी और प्लेस पर जो उन्होंने वो डंपर को खाली किया है जिसमें बजरी थी। और वो जब हम लोगों ने उनकी नगर पालिका के जिसने भी ये डंपर जो जब्त किया था, हमने उनसे बात किया था, उन्होंने बताया कि वो अलवर कोठी के अंदर, अलवर पैलेस के अंदर उन्होंने खाली किया। तो आप भी वाइस चेयरमैन रहे, क्या आपके कार्यकाल में कभी ऐसी घटना, क्योंकि रुडिप का कार्य तो उस टाइम भी चल रहा था, तो आपके कार्यकाल में ऐसी कभी घटना हुई है कि रुडिप ने अवैध निर्माणों को सहयोग किया हो, अवैध निर्माणियों को, अतिक्रमणियों को सहयोग किया हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, 100% होता था, क्योंकि ये तो इनकी 14 साल से जो चल रही है रुडिप का जो प्रोजेक्ट है, तो शुरू में तो इन्होंने अच्छा किया होगा 2 साल, बाकी उसके बाद में तो इनका यही रवैया चलता रहा है। जो भी ठेकेदार आते गए, इनके तो एक तो ठेकेदार बदलते जाते, ये शायद तीसरा चौथा ठेकेदार होगा इस दफे का। पहले वाले ठेकेदारों ने छोड़कर क्या किया ना क्या नहीं, उनके घोटाले हुए, घपले हुए, केस हुए, वो सब सारी जानकारी है। हमारी भी नॉलेज में जो भी आता था हम इनके खिलाफ कार्यवाही करते थे, हम इनको रोकने की कार्यवाही करते थे। तो ये ऊपर लेवल तक, इनके हाई लेवल पर इनकी पहचान अप्रोच है और वहाँ से मामला दबाया दिया जाता था। हमारे सुना आपने क्या कहा कि इनके टाइम पे भी होता था, ये लोग कार्रवाई करने की बात करते थे तो ऊपर के हाई लेवल के लोग जो है वो उस मामले को दबा देते थे। एक बार वापस सुन लीजिए, अगर नहीं सुना हो तो। बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, तो बड़ी ईमानदारी से, और मैं सल्यूट करता हूं इनको कि इन्होंने कम से कम इतनी हिम्मत करके अपना बताया तो सही।
हमारी भी नॉलेज में जो भी आता था हम इनके खिलाफ कार्यवाही करते थे, हम इनको रोकने की कार्यवाही करते थे। तो ये ऊपर लेवल तक, इनके हाई लेवल पर इनकी पहचान अप्रोच है और वहाँ से मामला दबाया दिया जाता था। हमारे टाइम पर भी मैंने उठाया था कि जो सीमेंट के ब्लॉक और पत्थर उठाकर ये अपनी जगह ले जाते थे, जो जमीन से निकलता है, उसके लिए मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था कि ये मटेरियल, जो जमीन का निकला हुआ मटेरियल तो नगर पालिका होता है, तुम्हारा नहीं होता है। तो वो उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे तो एमओयू में फिक्स है कि ये तो मटेरियल जो जमीन में से निकलेगा वो हमारा है। तो तुम्हारा है तो तुम्हारे पास में होना चाहिए ना। आज की तारीख में 14 साल से कितना मटेरियल इन्होंने इकट्ठा किया, और आज इतना मटेरियल इकट्ठा करते तो आज एक सीतावन जैसी जो है बस्ती, जो जिनको फॉरेस्ट की जमीन कह रहे हैं फॉरेस्ट हमारी है, ऐसी जगह जैसे धमानी वाले बसाए, वैसे इन लोगों को भी पूरे मकान बनाकर इनको बसा सकते थे। इन्होंने डायरेक्ट अतिक्रमियों को और जिनको भी जहां पर भी बेचने थे इन्होंने अपना मटेरियल बेचा है। जैसे कि आज जो कल जो ट्रक पकड़ा गया उन्होंने बेचा, रुडिप के नाम से इन्होंने सामग्री ली, टोकन इनका रुडिप के नाम से लिया और बेचा किसी और को। तो आप मानते हैं कि माउंट आबू में जैसे जो अवैध निर्माण हुए अभी तक इतने सालों में, जब तो उसमें कहीं ना कहीं योगदान, आप मानते हैं इसको कि योगदान रुडिप ने भी दिया? बिल्कुल, क्योंकि इनके जो मटेरियल आता है वो तो उनका तो बिल बनता है, गवर्नमेंट से अलग बनेगा, इनका जो बनता होगा। अच्छा, और कुछ जानकारी आपके पास आई हो? ये जो बेचते हैं वो औने पौने दाव में बेचते हैं। इनको तो 35,000 में बेच दे, 30,000 में बेच दे, 40,000 में बेच दे, तो ये तो उनको पूरा मुनाफा है। प्लस जो जमीन के अंदर की जो मटेरियल निकलता है वो भी तो ये ब्लैक में बेचते हैं, इवन मिट्टी तक ब्लैक में बेचते हैं। मतलब एक चीज और है कि आप तो वाइस चेयरमैन भी रहे, मुझे एक चीज बताइए कि आप थे तब भी एनजीटी के मुकदमे, अब तो एनजीटी में हमारे माउंट आबू के पर्यावरण को लेकर काफी कुछ एप्लीकेंट्स ने लगाया था, और अब तो आदेश भी आ गया। आदेश के अनुसार किसी भी नदी नाले पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य कोई भी नहीं कर सकता, सिवाय उसको साफ सफाई रख रखाव रखिए आप, लेकिन उसमें नहीं। तो आपको लगता है कि कई जगह पे रुडिप ने भी नदी नालों पर किसी तरह के किए हैं, ज्यादातर किए हैं? 100% जो उन्होंने धमाड़ी में बनाया है वो तालाब है। किस जगह पे बनाया इन्होंने? जहाँ तक मेरी जानकारी है वहाँ पर, बाकी जानकारी तो आपको भी मिल जाएगी। जहाँ तक मेरी जानकारी वहाँ तक धमाड़ी में जो है तालाब के पास में बनाए, अलवर पैलेस के पीछे का जो तरफ तालाब आता है वहाँ के उन्होंने बनाए। तोड़ना में वो नाला जा रहा है, इधर वो अपने हिल्लोक के पास में क्या वो नाला है, अपने जो मेन पोलो ग्राउंड में आ रहा है वो भी सब जगह का नाले में मिला रहे। इसके बाद में जो ग्लोबल हॉस्पिटल के सामने जो मैं एक मिनट, ये जो बता रहे हैं ना नाले का, एक चीज और बताता हूँ। पिछले कई महीनों से इस वर्तमान नगर पालिका बोर्ड के जो वाइस चेयरमैन हैं रंजीत बनोदा जी, वो लगातार माझगांव के एक जो पुलिया है, माझगांव का जो नाला है, उसकी शिकायतें बकायदा वो लगा रहे हैं बेचारा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी कांग्रेस बोर्ड का वाइस चेयरमैन रंजीत बनोदा जी, सोशल मीडिया पे हमारी निगाहें बहुत तगड़ी रहती है, और वो बकायदा लगातार कह रहा है कि आने वाला टाइम बारिश का है, गांव में बारिश में पानी भरेगा, गंदगी पूरी माउंट आबू में जाएगी, और इसका जिम्मेदार ये रुडिप और ये सीवरेज प्लांट वाले रहेंगे। ठीक है, तो नालों की और इन्होंने एनजीटी की तो मतलब एनजीटी को तो ये मानते ही नहीं है, इन्होंने अपना चपरासी बना दिया। ठीक है, ये लोग एनजीटी को मानते नहीं और इनको ये चीज माननी पड़ेगी। आगे सुनिए मैडम क्या कह रही है। वो भी नाले में बनाए उन्होंने, तो वो तो बड़ा वहाँ बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट बनाया दिया है उन्होंने। और अभी भी इनके यहाँ पे नाले पे बनाने की प्लांट था, मगर पिछले जो एसडीएम साहब थे गौरव सैनी के टाइम पर, तो मैंने उनका ऑब्जेक्शन किया था, तो वो जगह उन्होंने हटाकर सामने की तरफ ले ली। यानी ये 50 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर तक आप नहीं कर सकते हैं। 100 मीटर अभी एनजीटी का जो ऑर्डर है 100 मीटर का दायरे में है, मगर ये 50 मीटर भी नहीं, 30 मीटर भी है यानी। और एक तरफ तो जनता को तो नोटिस मिलती है नगर पालिका से कि इसमें लिखा जाता है कि तुम्हारे पास में इको सेंसिटिव जोन एनजीटी ने फलाना ढिकना नहीं है, पुछड़ा कर तुम अवैध अतिक्रमण करते हो, तो ये क्या कर रहे हैं? इनके कौन से नक्शे पास होते हैं, इनके कौन सी परमिशन देती है? अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो सीवरेज प्लांट का काम चल रहा है रुडिप के अंदर, जो रुडिप द्वारा प्रस्तावित ये विकास कार्य का, तो आपको लगता है कि माउंट आबू की भौगोलिक स्थिति देखते हुए क्या ये सीवरेज प्लांट माउंट आबू में सक्सेस होगा फ्यूचर में? 101% नहीं होगा ये फ्यूचर में, यहाँ बनने के लायक ही नहीं था। ये तो इन लोगों की सबकी मिलीभगत थी 2007 से, जिन लोगों ने भी किया था। मेरी उनके खिलाफ भी जो अधिकारी थे उन्होंने मीटिंग ली थी मेरे टाइम पर, जब मैं वाइस चेयरमैन थी, जब मेरे टाइम पर उन्होंने मीटिंग ली थी। उसमें मेरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था, सबसे ज़्यादा मेरा ऑब्जेक्शन था, और उसका मैंने खामियाजा भी भुगता था। जो उनको मैंने विरोध किया था कि साहब आपको आबू में ये प्लान तुम्हारा सक्सेस जाएगा अभी नहीं किसी भी सूरत में, हम तो यहाँ की आबू की जनता भुगतेगी, ये तुम्हारे करोड़ों रुपए का बिल बनाकर ये लोग तो चले जाएंगे, कौन किसको खिलाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। ये लोग तो 4-4 जेब लेकर वाले शर्ट पहनकर बैठते हैं, एक जेब में कहते हैं हम तो सरकार को रखते, एक जेब में हम आईएएस अधिकारियों को रखते, एक जेब में नेताओं को रखते, एक जेब में जो नीचे वाले छोटे मोटे होते हैं ना बाबू लोग कर्मचारी जो इनकी सेटिंग करते हैं,
वो उन लोगों को हम रख दें, हमारे ठेकेदारों को हम रख दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, सुना आपने, ये थे माउंट आबू के भूतपूर्व वाइस चेयरमैन नगर पालिका बोर्ड के श्री अर्चना दवे जी, 42 साल का अनुभव भारतीय जनता पार्टी का, और इनको आयरन लेडी का अवार्ड भारत नेपाल की संस्था ने दिया, यानी कि इनकी एक एक बात हम लोग मानते हैं और इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है अभी तक। इन्होंने जो 5 साल शासन किया, पूर्व नगर पालिका बोर्ड के ऊपर भी कई आरोप लगे होंगे, लेकिन इन पर कोई भी आरोप नहीं था। अब मैं बात करता हूं कि अब हम लोग बात करते हैं आरोपों की, ठीक है। अब आरोपों की जो बात कर रहे हैं उस पर मेरे पास जगह, आरोप ही, ये अपने आप में सिर्फ आरोप ही नहीं है, ये अपने आप में गंभीर जांच का जांच के बिंदु भी है। इस पर ये जांच होनी चाहिए। इससे पहले अब मैं ये बिंदु आपके पास सामने लाता हूं, उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो भी हमारे लाइव मेरे जो मेहमान हैं उन लोगों के अगर कुछ आ गए हो, काफ़ी मैसेज तो है, काफ़ी लोग वॉच कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कमेंट्स करने में थोड़ा डरते भी हैं, ठीक है। विकास अग्रवाल जी वॉचिंग, हर्ष, ठीक है। स्टैनली जी, भैया क्या स्टाइल है मूंछ की। अरे हाँ, ये मेरे को अच्छा लगता है अपने आप को अपडेट करने का। चलिए आगे कौन है, मैं इसमें पढ़ लेता हूँ, डायरेक्ट उसमें थोड़ा रह रहा है। तो ये चल रहा है माउंट आबू में रुडिप का। माउंट आबू में रुडिप के जो दूध देने वाली गाय होती है, ठेकेदार, उनका काम। अभी जो आरोप में लगाने वाला हूँ बहुत ही शानदार आरोप है, सुन रहे हैं रुडिप वाले भी, क्योंकि अभी 1-2 आइकॉन पे आए थे जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग भी ये शो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सॉरी, रुडिप नहीं, ये ठेकेदार वाले, ठेकेदार उनका काम, तो ये उनके कमेंट्स भी, तो वो लोग भी वॉच कर रहे हैं। रघुनाथ सिंह जी कंबावत, ग्रेट वर्क, थैंक यू रघुनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सनत जी, जय श्री राम, वेलकम, थैंक यू सनत जी। अर्जुन नाथ जी लिख रहे हैं कि आबू की जनता सो रही है, उनको सोने दो, कोई जागने वाला नहीं है। देखो, जागे नहीं, अर्जुन नाथ जी ये तो पक्की बात है, हम लोगों को पता है कि आबू की जनता जाग नहीं रही है, वो जागती हुई सो रही है। क्योंकि मैं बताता हूं कि कई लोग ऐसे हैं माउंट आबू के अंदर, इन ठेकेदारों ने क्या चालाकी की है कि यहाँ के कुछ ठेकेदार, ठीक है, यहाँ के ठेकेदार, नामचीन ठेकेदार, करोड़पति ठेकेदारों को भी ये लोग, रुडिप वाले, ये रुडिप के जो ठेकेदार है, ये माल सप्लाई कर रहे हैं। फिर कुछ लोकल लोगों को यहाँ नौकरी पे रखा है जो सिर्फ दलाली का काम करता है कि कहाँ किसको निर्माण करना है, कहाँ निर्माण की सामग्री है। वो ठेकेदार, वो लोग भी यहीं के लोगों के निर्माण कार्य कर रहे हैं ताकि वो चुप रहे। उनकी बोलती बंद हो गई है, वो बोल नहीं रहे क्योंकि खुद कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं और रुडिप की सेवाएं ले रहे हैं, इसलिए वो चुप है, ठीक है। तो ये कारण है कि वो जाग नहीं रहे, वो सो नहीं रहे, वो जाग रहे और मेरा शो भी देख रहे हैं। वो शो भी देख रहे हैं लेकिन वो बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि मालूम है कि उन्होंने भी उस बहती गंगा में हाथ धोया है। नवीन जोशी, इनकी उच्च एजेंसियों की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी तो मैं भी कह रहा हूं कि अभी राज्य सरकार की एजेंसियों की काम जरूरत नहीं है। जिस तरह से एनजीटी ने केंद्र जांच, जो केंद्र की जो टीम है एनजीटी, उन्होंने जैसे माउंट आबू का फैसला किया, अब ये जांच भी, मैं तो कह रहा हूं सीबीआई जांच होनी चाहिए इसकी बकायदा, क्योंकि हजारों करोड़, मैं बताने वाला हूं ये आरोपों के अंदर क्या हजारों करोड़ का घोटाला निकलेगा, ये हजारों करोड़ों का, ठीक है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। न्यू लुक, गुड लुक सर जी, सनत जी, थैंक यू वेरी मच। माउंट आबू, सनत जी लिख रहे हैं माउंट आबू की चिंता है आपके खून में। देखिए ये मैं क्या बोलूँ, मैं इसके लिए चिंता तो रखनी पड़ेगी, मेरी मातृभूमि है, और जो मेरी माँ के साथ खिलवाड़ करेगा, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा, तो वो आदमी मेरा अपना भाई हो नहीं सकता। और अगर वो मेरे यहाँ का रहने वाला लोकल भी है, मूल नागरिक भी है, और अगर वो भी अगर इनके साथ हाथ मिला के, इन चोर और उचक्कों के साथ में हाथ मिलाकर अगर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो वो मेरा भाई हो नहीं सकता। वो अगर अपनी माँ का चीर हनन कर रहा हो, माउंट आबू के पर्यावरण को बर्बाद करके उत्तराखंड और कसौनी बनाने की जो कोशिश में लगे हुए हैं, वो लोग मेरे भाई हो नहीं सकते, किसी कीमत में नहीं हो सकते, ठीक है। शंकर सिंह जी, गुड, थैंक यू शंकर सिंह जी। सुनील ब्रह्मभट्ट जी, आबू की फिक्र करता बाबू, अरे ठीक है, ये सब आलोक राय, कीपिट सर, कृष्णा सोनी, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। चलिए आगे कमेंट तो आते रहेंगे, मैंने कमेंट्स भी ले रहा हूं मैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं आरोपों की, ठीक है। अब आरोप आप सुनते जाइए। नंबर 1, जमीन से निकले लाखों टन पत्थर और मिट्टी और मलबा कहां गया?
पिछले 14 सालों से जो मिट्टी मलबा पत्थर निकले होंगे वो लाखों टन, वो उन्होंने कहां पे रखा हुआ है तो वो जगह बता देवे, और अगर नहीं रखा तो वो गया का, वो किस काम में आया, किसको दिया उन्होंने, कौन कौन इसके बीच में दलाल थे, नंबर 1। दूसरा, रुड़िप के काम के लिए जो भी निर्माण सामग्री माउंट आबू में ट्रांसपोर्ट हुई, उसमें से कितनी सामग्री रुड़िप ने सीवरेज के लिए लगाई और बाकी कहां गई, इसका भी रिकॉर्ड होगा, बिल कटे होंगे बकायदा, क्योंकि ठेकेदारों को पेमेंट किया होगा, यहां पर भी टोकन उन्होंने लिया होगा, या वॉट एवर जो भी इनका जो प्रोसेसर है एमएयू के अनुसार। तो वो जो निर्माण सामग्री आई इनके काम के लिए, रुड़िप ने अपने काम के लिए, वो बाकी सामग्री इन्होंने कहां कहां लगाई, कितनी लगाई, और वो बाकी अगर बचा तो वो सामग्रियां गई का, क्योंकि ये तो तय है कि 2 दिन पहले जो स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी गई, और दूसरी बात ये जो कल डंपर पकड़ा गया, वो खुद अपने आप में ये कहानी बयां करता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला तो जरूर है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, माउंट आबू में हुए अवैध निर्माणों में रुड़िप की कितनी भागीदारी या सहयोग। मैं रुड़िप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिम्मेदारी रुड़िप की है। अगर वो अपने या नीचे अपना काम, अगर मैं मेरा घर बनाने के लिए किसी ठेकेदार को नियुक्त करता हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे को उस मॉनिटरिंग करने की, उस घर के अंदर कि ठेकेदार काम कर रहा है कि नहीं, सही मटेरियल यूज कर रहा है कि नहीं, सही मात्रा में मटेरियल यूज कर रहा है कि नहीं, सही मतलब सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी, वो मेरी जवाबदारी। तो इसी तरह अगर रुड़िप ने उन ठेकेदारों को नियुक्त किया है तो ये रुड़िप की जवाबदारी बनती है ये जवाब देने की। चौथा बात, रुड़िप ने बार बार ठेकेदारों को क्यों बदले, क्या ऐसा क्या हो गया था कि एक ही ठेकेदार वफादारी के साथ काम नहीं कर पाया, क्यों बार बार ठेकेदार बदलने पड़े, क्या उनको पैसा कम पड़ रहा था, या वो पकड़े गए थे चोरी करते, आप लोगों ने क्लियर क्यों नहीं किया, क्यों समाचार पत्रों में मीडिया में आपने ये सब खबरें क्यों नहीं डाली, तो क्यों बदलना पड़ा उनको। और अगर पैसा कम पड़ रहा था और वो चोरी करते हुए पकड़ा गया और आपने उसको बाहर कर दिया या शिकायतों कर, तो आपको ये सारे स्पष्टीकरण आपको देने चाहिए। अगर आप जनता के सामने मीडिया के थ्रू नहीं देते हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको ये सब अदालत के अंदर ये सब आपको सबूत देने पड़ेंगे। 14 साल का हिसाब आपको देना पड़ेगा जो माउंट आबू के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया गया आपके आदमियों द्वारा। 5वां पॉइंट, कई बार ठेकेदारों द्वारा पकड़े जाने पर भी रुड़िप ने उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जब वो लोग पकड़े जाते थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की। ऐसी कोई सख्त कार्रवाई हम मीडिया में हमने आज तक सुनी नहीं। कल रात को भी जो पकड़ा गया इस पर क्या कार्रवाई होगी वो भी अब 2 दिन में 3 दिन में समझ में आ जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई। 6वां पॉइंट, ठेकेदारों के कहे गए शब्द 4 जेब वो इतनी कॉन्फिडेंस से क्यों बोलते हैं। ये ठेकेदार जो होता है, अगर मैं हूं, मैं मीडिया का हेड हूं और मेरे नीचे नियुक्त कर्मचारी, अगर मेरा रिपोर्टर है या मेरा वॉचमैन या वॉटएवर जो भी मेरा है, अगर वो बदतमीजी करता है तो उसको डेफिनेटली मेरा शय होगा, मेरा कहीं ना कहीं शय होगा। मेरा उसको मालूम है कि मैं ये करूंगा तो मेरे ऊपर वाला बॉस मेरे को बचा लेगा, यानी कि तुम लोगों को शय है। और वो इतनी कॉन्फिडेंस, अभी तो जो यहाँ के वाइस चेयरमैन है उन्होंने भी बता दिया कि एक जेब में हम लोग प्रशासन को रखते हैं, एक जेब में हम लोग नेता को रखते हैं, एक जेब में हम लोग नगर पालिका वॉटएवर, क्या 4 जेब, 2 यहाँ नीचे। आप इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है आपका आदमी। आपको जवाब देना होगा कि उनके अंदर इतनी हिमाकत करने की हिम्मत आई कहां से, उनके अंदर इतनी हिम्मत हुई कैसे, ये सोचने की भी हिम्मत कैसे हो गई उन लोगों को। ठीक है। 7वां पॉइंट है कि क्या रुड़िप एनजीटी से भी ऊपर है, उसके पावर एनजीटी से भी ज्यादा है। जब एक तरफ एनजीटी का आदेश था 50 मीटर छोड़ने का, बाद में दूसरा आज फ्रेश आदेश आता है कि 100 मीटर छोड़ देगा, तो आपने ये नदी नालों के साथ खिलवाड़ क्यों किया, वहां पे पत्थर क्यों तोड़े आपने मैं बता रहा हूं, लोकल अधिकारी जो है, चाहे वो जिला अधिकारी है या यहाँ के माउंट आबू के अधिकारी है, आपने इनके ऊपर किससे प्रेशर डलवाया। इनके ऊपर भी प्रेशर है। माउंट आबू के उपखंड अधिकारी की पोस्ट पर जो कुर्सी पे बैठता है उस पर भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है, और वो प्रेशर होता है जयपुर से, और जो सिरोही कलेक्टर होता है उसके ऊपर भी प्रेशर होता है ऊपर से। ये मैं आज आप लोगों को खुल के बता रहा हूं। ये लोग खुल के बेचारे बोल नहीं सकते, कलेक्टर या एसडीएम बोल नहीं सकते कि हमारे ऊपर दबाव है, क्योंकि अपने डेकोरम को बना के रखना आता है। लेकिन आज मैं ये जो पत्रकार बोल रहा हूं कि इनके ऊपर भी बहुत बड़ा होता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं, मैं कुछ शो में भी लेके आया था कि माउंट आबू में स्वस्तिक होटल यानी कि वेटरनरी हॉस्पिटल के सामने का एक नाला है, उस नाले के ऊपर एक होटल थी हिना रिसोर्ट। उस हिना रिसोर्ट की तरह ही कई होटलों को सीज किया गया था, और हिना रिसोर्ट को सीज करने का आदेश, यह आदेश डीएलबी से निकला था। और जब मैंने इसके बारे में पूर्व अधिकारी जी से पूछा था तो उनको पता ही नहीं था कि यह आदेश निकला, उनके पास तो कॉपी आई नहीं, क्योंकि यह कॉपी डायरेक्ट आयुक्त के पास गई थी, माउंट आबू के आयुक्त के पास गई थी। ठीक है।
दूसरी बात है, मैं आपको बता रहा था ना कि दोगला नीति कैसे करता है। ये बैठकर जयपुर के अंदर एसी ऑफिसों के अंदर जब माउंट आबू में निर्माण की बात आती है या माउंट आबू के अंदर ये जो आदेश निकालते हैं डीएलबी से या किसी भी कोई भी आदेश, तो ये लोग क्या लिखते हैं पता है आपको? यहां पे लिखा हुआ है नीचे, आपको उल्टा दिखेगा कैमरे में, आप इसको सीधा कर लेना, ठीक है। या नीचे लिखा हुआ है आबू पर्वत व जैसलमेर को छोड़कर कोई मुद्दा था, ये मेरे पास कागज आ गया था, मॉडल राजस्थान भवन विनिमय 2020 को लागू किए जाने बाबत, ठीक है। ये 25/3/2021 को ही लेटर निकला था मार्च में, और ये मॉडल राजस्थान भवन विनिमय 2020 यानी कि मास्टर प्लान की बात की है 2020 की को लागू किए जाने बाबत, और नीचे लिखा है, इसके ऊपर लिखा है कि आबू पर्वत व जैसलमेर को छोड़कर, ठीक है। जब आप ये चीजें लिखते हो कि माउंट आबू के अंदर और जैसलमेर को छोड़कर, तो फिर माउंट आबू और जैसलमेर के अंदर जब एनजीटी ने आदेश दे दिया कि ये नालों के साथ और आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पर्यावरण पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो आपको ये अधिकार किसने दिया? क्या आप एनजीटी से ऊपर हो? इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा था। और ये भी जांच का विषय है कि ये होटल खोली, इसके पीछे क्या क्या कहानियां चली है। 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट था कि खराब और खस्ता हाल सड़कों में जो चूक कहां हुई, उसका जिम्मेदार कौन? अभी कंटिन्यू माउंट आबू के अंदर आइए कोई एक सड़क या का मुख्य मार्ग मेरे को सही हालत में बता दीजिए। खड्डे पड़ गए हैं बहुत बुरे, और उनको व्यवस्थित करने के अंदर भी, उनके ऊपर पुनः सड़क का निर्माण करने में भी लाखों रुपए का टेंडर निकलेगा, और उस टेंडरों में भी स्केटिंग का उपयोग होगा, क्योंकि वो इन लोगों को चाहिए वो सड़कों को करने के लिए भी। लेकिन माउंट आबू में जो टूरिस्ट आएगा यहाँ की सड़कों को देखकर दूसरी बार अंदर एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसको जाके जितना खर्चा यहाँ करेगा 1000, 2000, 5000 का खर्चा उसको गाड़ी की रिपेयरिंग में लगेगा। मेरी खुद की भी कार है, कभी हम लोगों ने व्हील अलाइनमेंट और हम लोग साल भर तक नहीं करवाते थे। इन दिनों यह हालत है पिछले कई सालों से, 3-4 साल से, कि हर एक महीने, 1.5, 2 महीने में मुझे व्हील अलाइनमेंट करवाने पड़ते हैं। 2 साल के अंदर मैंने टायर चेंज किए, ठीक है। ये और तुम्हारा भुगतान हम करें अगर सरकारी की संपत्ति को तुम छेड़छाड़ करो। यह 8वां पॉइंट था। 9वां पॉइंट था कि क्या नगर पालिका आबू पर्वत और ठेकेदारों के बीच मिली भगत है? अब मैं आपको यह पॉइंट बताता हूं कि नगर पालिका ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, ये प्रोजेक्ट उसी ठेकेदार ने, मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्ड है कि वो मेरे को कहता है कि ये सारा प्रोजेक्ट जो है ना, ये प्रोजेक्ट ये लोग बना के और नगर पालिका को सुपुर्द करके जाएंगे, और नगर पालिका उससे पैसा वसूल करेगी हर घर वालों से। मैंने सुना है ऐसा कि बिजली के बिल जो है उसके 1.5%, ये सुना है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन यहां ये पक्की बात है कि नगर पालिका अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक नया धंधा और शुरू होने वाला है कि माउंट आबू के लोगों को जिन्होंने जबरन उनका सीवरेज प्लांट करवाया जा रहा है। और इसमें भी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, देखिए इन लोगों ने एक वर्ड और के स्टेटमेंट कहा, इन ठेकेदारों ने कहा जो कच्ची बस्तियां थी, जो अवैध बस्तियां जिसमें अतिक्रमण हुए, वहां पे भी सीवरेज प्लांट खोला, यानी कि उन्होंने एक तरह से ठप्पा दे दिया उन अवैध अतिक्रमणों को भी, कि ये अतिक्रमण जो है वहां पे अगर सीवरेज प्लांट होता है तो वो भी पैसा वसूला जाएगा और उन लोगों के पास रसीदें आएगी। और वो लोगों को झूठ बोला इन्होंने, ठेकेदारों ने, कि अगर ये सीवरेज प्लांट जिसका होगा उसको पट्टे मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बच्चों को बचकाने, बच्चों को लॉलीपॉप देने वाले झूठ बोलते, पट्टे मिल जाएंगे, पट्टे बहुत आम आसान चीज है जो मिल जाएंगे, ठीक है। तो नगर पालिका में ठेकेदारों की मिली भगत है कि नहीं? 100% ठेकेदारों में और इनमें मिली भगत नगर पालिका के साथ में है। ये मैंने खुद ने भी देखा है कि हर बार दिवाली, होली, ये नगर पालिका के पार्षदों के घर में जो पैकेट्स जाते हैं, नगर पालिका के पार्षदों के, आज तक भी एक भी आदमी के मुंह से आपने इनकी शिकायत सुनी, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो? अभी भी इतना मामला उठा, आज भी मामला उठा, किसी भी एक भी मेंबर का स्टेटमेंट आया कि अलवर कोठी के अंदर जो बजरी का टैंपर पकड़ा गया और वहां पर डंप की है, उसके अगेंस्ट एक भी, खाली एक वाइस चेयरमैन को छोड़कर एक भी स्टेटमेंट आया? क्या समझते हो आप? इनको सब पता होता है। और एक बात बताता हूं, ईमानदारी से ये नेतागिरी करे ना पार्षद लोग, तो भ्रष्टाचारी 1 सेकंड में माउंट आबू से छू मंतर हो सकती है, लेकिन इनको लाइजनिंग करनी है, इनको तो उसमें भी लाइजनिंग करनी है, ठीक है। 9वां पॉइंट बता दिया मैंने, ठेकेदारों की मिली भगत है कि नहीं। और 10वां पॉइंट है कि स्थानीय लोगों के ठेकेदारों को दलाल कौन है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ के ठेकेदारों के साथ मिल गए, वहां पे जॉब के जरिए या कैसे भी करके, और यहाँ के ठेकेदार भी है, कुछ ठेकेदार भी है जो मेरे नामजद ठेकेदार हैं, वो ठेकेदार मिल गए इनसे, वो सामान, उनको वहां से टोकन नहीं मिलता एसडीएम ऑफिस से, वो लोग इन लोगों से, अभी इन्होंने क्या किया, लाला की दुकान खोल रखी है रूडीप वालों ने,
बजरी, सीमेंट, ईट, इनकी सबकी दुकानें इन्होंने खोल रखी है। वो सारे लोग वहां जाते हैं, वहां से सामान लेके, और वो क्योंकि इनकी बड़ी छूट है, इनको अंदर डंपर आ जाते हैं, माउंट आबू चेक पोस्ट के अंदर घुस जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ ट्रक भी पकड़ा गया उपखंड अधिकारी जी की वजह से, उनको खबर मिल गई थी, वरना ऐसे तो कई ट्रक निकल के पता ही नहीं पड़ा होगा माउंट आबू के लोगों को। और 11वां पॉइंट, ठीक है, 11वां पॉइंट है, पत्रकारों व जागरूक नागरिकों का फोटो खींचकर किसको भेजेंगे और क्यों? इन्होंने क्या किया, अभी अगर प्रशांत श्रोत्री जी, उनका फोटो खींचा गया बाकायदा। रमेश दवे करके एक नागरिक है माउंट आबू का, उसका फोटो खींचा, और नगर पालिका का एक अधिकारी आया, ये जब पेड़ कट रहे थे तो वहां आके बाकायदा उस आदमी ने दादागिरी, या कई लोगों ने देखा है दादागिरी करते उसको, कि तू कौन होता है फोटो खींचने वाला, और ये उसके फोटो खींचे, वीडियो उतारे, और ये लोग भेजते कहीं पे, कहां भेजे, क्यों भेजे? क्या मरवाना चाहते हो? सुपारी लेके मरवाओगे पत्रकारों को, जो बोलेगा उसको? मैं भी ये शो कर रहा हूं, क्या करोगे? मेरे को मारोगे? हाँ, क्या करना चाहता है? क्या फोटो क्यों खींचा तुम लोगों ने पत्रकार का? ऐसी कौन सी हमारे शक्ल में हीरे मोती जड़े हुए हैं, या हम सेलिब्रिटी है जो तुम लगाने वाले हो अपने बेडरूम के अंदर? फोटो खींचने का क्या मतलब था? कौन है वो लोग जो फोटो खींच रहे हैं? आओ सामने आइए ना, बताइए मेरे को। इसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई करने वाला हूं मैं। अब पुलिस मुख्यालय के अंदर अभी कल ही एप्लीकेशन देने वाला हूं कि हमारी जान को खतरा है, और तुम्हारे लोगों के नाम जद करके, जिसमें यहाँ के स्थानीय नागरिक भी होंगे, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी होंगे, उनका नाम लिखेंगे कि हमारी जान माल को कुछ होता है तो जिम्मेदार तुम लोग होंगे। कहीं हम लोग जा रहे हैं, हमारे पीछे तुम लोग, हो सकता है ट्रक डंपर हमारे पर चला दो। क्या अब हम बोल भी नहीं सकते माउंट आबू में? क्या बताना चाहते हो? दबंगई हो क्या? ये यूपी बिहार समझ रखा है तुम लोगों ने? मरवाओगे मेरे को या मेरे पत्रकार भाइयों को? कल ही इसकी शिकायत करेंगे हम लोग, बकायदा इसका हम लोग करेंगे कि सुरक्षा प्रदान की जाए हम लोगों को, क्योंकि इन लोगों से, इन लुच्चे लफंगे उचक्कों से हमको, हमारी जान को खतरा है। बोले भी नहीं हम। क्या समझ रखा है? 70% है जिन लोगों को तुमने सेवाएं दी है, उनकी तरह हम भी चुप बैठ जाए, मुंह में हमारा मसाला ठूस के बैठ जाए? ये दादागिरी चलेगी नहीं, ध्यान रखना आप लोग। कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मैंने पहले शो में भी कह दिया था कि अभी मैं खुद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बाकी जगह जाने वाला हूं। रोक सको तो रोक लो। नहीं बनानी मेरे को माउंट आबू में होटल। मेरे को कोई शौक नहीं है मर्सिडीज में घूमने का, BMW में घूमने का। कई 5660 गुजरात के सेठ ही आते हैं मेरे पास। ऐसा पैसा हम लोग नहीं कमाते। कमाने वाले तुम्हारे लाइसेंसिंग अधिकारी, यहाँ के नेता, उच्चक पत्रकार, पत्रकारों का भी अवैध काम चल रहे हैं इस माउंट आबू के अंदर। मैं जानता हूं, मेरे को नहीं पता छोटी मोटी परमिशन लेके तुम क्या कांड कर रहे हो। बिक गए हो तुम लोग, पत्रकारिता के नाम पर कलंक हो तुम लोग। तो ये पॉइंट थे मेरे। थोड़ा गुस्सा आता है, वाजिब है। मैंने कहा था ना एक शो के अंदर, मैंने रोहित सरदाना जी को, मैं नहीं कहता मैं रोहित सरदाना हूं, लेकिन उनको श्रद्धांजलि दी थी मैंने यही कहकर कि तुम्हारे तेवर जिंदा रहेंगे, रोहित सरदाना रहे या ना रहे, तुम्हारे तेवर जिंदा रहेंगे। हर गली हर मोहल्ले के अंदर रोहित सरदाना पैदा होगा जो तुम लोगों को बताएंगे, और उनका भी मर्डर किया गया। तो ये थे मेरे 11 पॉइंट्स। इसके ऊपर मैंने बात करनी थी आप लोगों को, माउंट आबू की मरी हुई जनता को। तो आप लोग जानो, आपका काम जाने, भैया हम मरे हुए नहीं है, ठीक है। मैंने एक शेर बोला था इस माउंट आबू को लेकर, किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा था, एक बार फिर सुना देता हूं। उसमें एक शब्द है जो थोड़ा विवादित है, उस शब्द को मैं काट के मैंने अपना शब्द जोड़ दिया है कि बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते पंछियों के बाजू तोड़ देती है, और कुछ गैरत जरूरी है नमक हरामों, क्योंकि किसी मौके पर तो तवायफ भी अपने घुंघरू तोड़ देती है। जब राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की बात आती है तो भारत का इतिहास गवाह है कि यहां पे तो वेश्याओं ने भी अपने कोठे खोल दिए थे देशभक्ति और देशभक्तों के लिए। तुम तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे लोग हो यार। तुम करो तुम। और ये कुछ नेता लोग कहते हैं कि खुशवंत राज प्रशासन का प्रवक्ता है। गर्व के साथ कहता हूं कि मैं प्रशासन का प्रवक्ता हूं, क्योंकि जो भी प्रशासनिक अधिकारी आया तुम लोगों ने उसको परेशान किया है। उनके ऊपर लाखों करोड़ों के तुमने, कई बार तुमने अपने प्रायोजित पत्रकारों से उसके ऊपर, उनके ऊपर आपने आरोप लगवाए। कई लोगों का तुमने हनी ट्रैप करवाया, क्योंकि वो अधिकारी, अब तुमको मालूम है कि जो पहले अधिकारी आते थे अब ऐसे अधिकारी नहीं आते 5-6 साल से।
वहां से ट्रेनिंग से करके आते हैं, वो ईमानदारी से जुड़ कर आते हैं, वो यहाँ कुछ करना चाहते हैं, आते हैं मुश्किल से साल 1.5 साल के लिए, 6 महीने, साल 1.5 साल के लिए, वो यहाँ आके कुछ माउंट आबू के लिए करना चाहते हैं, तुम लोग करने नहीं देते हो उनको। और एनजीटी ने भी बहुत गड़बड़ किया, और जो एप्लीकेंट थे ना उन्होंने भी एक काम करना था कि ये जितने भी जो अवैध निर्माण हुए ना, उसमें माउंट आबू का जो तत्कालीन नगर पालिका का बोर्ड का चेयरमैन था और जिस वार्ड के पार्षद थे ना, उनको भी पार्टियां बना दी थी। जवाब मांगने के लिए उन्होंने बना रहा था कि तुम कहां सो रहे थे जब तुम्हारे वार्ड के अंदर ये अवैध निर्माण, अतिक्रमण हो रहे थे। कितने ही लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण करके, अवैध निर्माण करके अब कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, और कई बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको वाकई में जरूरत है रिपेयरिंग, रिनोवेशन और नए मकान बनाने की, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बेचारे वो चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब सीधा सिंपल फटा है, तुम्हारे पास पट्टा है, तुम्हारा काम नहीं होगा। अगर तुमको काम करना है तो ये रुड़िप के ठेकेदारों के जैसे दलालों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। अगर माउंट आबू में जिंदा रहना है तो कातिल की सिफारिश चाहिए आपको। बहुत गलत हो रहा है ये माउंट आबू के अंदर, मैं बता रहा हूं। और ये जितने भी तुम लोग देख रहे हो ना, आप लोग शो देख रहे हो, मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जागिए, कम से कम अपने हक के लिए जागिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जागिए, वरना पीढ़ियां भी कहेगी, धिक्कारेगी तुम लोगों को, हम सब लोगों को। हम तो काम कर रहे हैं अपना, हमें तो कोई जान माल की कोई परवाह नहीं है, ना मृत्यु का भय, ना सम्मान का मोह, क्योंकि महाकाल के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, किसी से डरते नहीं है, देशभक्ति है हम लोगों में। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ये शो को हम लोग यहीं खत्म कर रहे हैं। और ये रुड़िप का जो है बहुत जल्द मैं 2 कार्रवाई करने वाला हूं। एक तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जांच शुरू कर जांच हो और वो भी केंद्रीय एजेंसियों से जांच हो। दूसरा, जिन पत्रकारों के फोटो, जिन जागरूक नागरिकों के फोटो खींच के ये लोग लेके गए अपने आकाओं को देने के लिए, उन लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का मैं मांग करूंगा सिरोही एसपी साहब से, पुलिस मुख्यालय से, तो उन लोगों के लिए भी मैं करूंगा। तो आप लोग, रुड़िप सीम्स टू हैव 10 years प्लानिंग ऑफ लुकिंग आबू। प्रभात सिंह जी मेड़तिया लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये है। एक बार अपन हम लोग कुछ कमेंट्स पे चले जाते हैं। देखिए, गुस्सा आना वाजिब है। हम तो पहले ही कहते हैं हमको होटल वोटल नहीं बनाना है भाई, दाल रोटी चल रही है हम लोगों की, बहुत है, हम लोग खुश है उस दाल रोटी में, माउंट आबू में। तो ये सारा खेल चल रहा है माउंट आबू में रुड़िप के द्वारा। मैं ये शो कई बार यहाँ माउंट आबू के पोर्टल से आप लोगों को माउंट आबू की छोटी छोटी खबरें मिलती रहती है। मैं ये खबरें नहीं लगाता हूँ, क्योंकि देखो वो लोग काम कर रहे हैं अपना बहुत अच्छे से। मेरे जो पत्रकार भाई हैं या मेरे जो पोर्टल वाले हैं, कहीं ना कहीं अपना काम करते हैं, छोटी छोटी न्यूज़ भी आप लोगों तक पहुँचा देते हैं। और वही न्यूज़ फिर क्या रिपीट मैं भी करूँ, तो मेरे को ये सब नहीं करता हूँ। मैं किसी भी मुद्दे को उठाता हूँ, मुद्दे के ऊपर मेरी बहुत तैयारियाँ करता हूँ। आज भी जो ये मुद्दा लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो भी ये रुड़िप का है, बाकायदा इसके प्रूफ्स है मेरे पास, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास, प्रूफ है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बताएंगे अधिकारियों से, जांच के अंदर हम सहयोग करेंगे कि ये है। तो ये सारा ये खेला माउंट आबू में चलता है भाई साहब। और यहीं के प्रतिनिधि जो अभी मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, मेंबर्स, नेता कम पत्रकार, ठीक है, वो चाहे तो बहुत कुछ माउंट आबू का भला कर सकता है। माउंट आबू अंदर की कई पोल पट्टियां इन लोगों के हाथ में हैं, लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर उन लोगों को भी ब्लैकमेल करके अपना उल्लू सीधा कर देते होंगे। मैं साफ कह रहा हूं आप लोगों को आज फिर, माउंट आबू में नगर पालिका जो बोर्ड है ना, वो माउंट आबू के लिए नासूर है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र के अंदर रहने वाले आबू की जनता को अगर बचाना है तो ये हत्या करनी पड़ेगी। माउंट आबू में नगर पालिका का इलेक्शन को भंग करना पड़ेगा, यहाँ पे नगर पालिका को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग विधायक है या जो भी सांसद हैं, हम लोग उनके चुनावों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हम लोग लेते रहेंगे। ठीक है, लकी सेन राठौड़, बिल्कुल राइट बात की आपने, थैंक यू लकी जी। फिर कृष्णा राणा जी का मैसेज आ रहा है, नमस्कार कृष्णा राणा जी। तो मैसेज भी आज इतनी है। विवेक कुमार विष्णु, भाई इस रुड़िप में कमीशन किस किस का होता है, इस पर प्रकाश डालिए। भाई इस रुड़िप में कमीशन किस किस का होता है, इस पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने की जरूरत है, सबको पता होता है ऊपर से नीचे तक कि कहां से कहां चलता होगा। राजीव गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे, पता है आपको क्या? उन्होंने बहुत बड़ी बात उस टाइम भी कह दी थी कि मैं 100 रुपया नीचे भेजता हूं, और नीचे पहुंचते हुए आम आदमी के पास जब आता है तो वो 98 या 1 रुपया ही रह जाता है।
तो वो 100 रुपया वहाँ से चलते 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 बेचारा इतना थक जाता है कि आम आदमी पे आते आते वो 50 पैसा या 98 या 1 रुपया ही बच जाता है। तो आप समझ लो ना, ये तो पूरा अब चल रहा है। ये रुडिप किसका है, रुडिप पे कौन है, विकास के नाम पर क्या क्या हो रहा है। 14 साल माउंट आबू में 14 साल से धमा चौकड़ी मचा रखी है इन लोगों ने। जांच करनी चाहिए कि पहले रुडिप के काम कहां कहां हुए, कितने साल में उन्होंने कवर किए और कितना बड़ा एरिया कवर किया उन लोगों ने। तो वहां जब कम सालों में हुआ तो यहां इतना दुगना तिगुना चौगुने साल क्यों लगे, ये जांच के विषय है। लकी सेन राठौड़, टोली बार बार बालक में बीच दिया, क्या टोली बाहर ब्लैक में बेच दिया लिखना चाहते हो आप, है ना। हाँ, बेच दिया ऐसा सुनने में आ रहा है कि 30,000 रुपये में सौदा हुआ था। ठीक है, तो ये सारे कमेंट्स भी हैं, कमेंट करने में भी लोग डरते हैं। भरत जैन, पूरा माउंट आबू को खोखला कर दिया भरत जैन, ये भरत जैन जी का कमेंट है। जो माउंट आबू के अंदर जो एनजीटी में एक मामला अवैध निर्माणों का जो रिट पिटीशन दायर किया था, वो एप्लीकेंट यही है। ये लिखते हैं कि पूरा माउंट आबू तो खोखला कर दिया, माउंट आबू कभी भी केदारनाथ बन सकता है। वही कह रहा हूं ना मैं, माउंट आबू को उत्तराखंड बना रहे, अंदर ही अंदर खोखला कर दिया इन लोगों ने, अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है माउंट आबू। बारूद के ढेर पर माउंट आबू, मेरे आर्टिकल था पुराना, मेरी पोस्ट पे जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये है कमेंट्स। चलिए, तो इसी के साथ हम लोग ये शो को आज यहीं पर इस विराम देते हैं। फिर अगला मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को, मेरे का जो अगला एक एपिसोड आ रहा है एनकाउंटर बाय खुशवंत में, वो है ऑपरेशन मास्टर प्लान। वो इसलिए थोड़ा लेट कर रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर हमारी काफ़ी स्टडी चल रही है, क्योंकि वो बहुत ही मुद्दा जो है वो आबू के लोगों के लिए बहुत फ़ायदे वाली बातें भी हैं उसमें। कैसे इन लोगों ने, कौन कौन थे दलाल, किस किस ने क्या किया, कैसे उस मास्टर प्लान को टर्न करके और अपने फ़ायदे में बनाया, फिर वो सब, तो उस चीज़ का पर्दाफाश भी मैं करूँगा, इसलिए उस पर तैयारी चल रही है। और वो शो जो है ना, वो लाइव नहीं करूँगा, वो शो हम लोग फेसबुक यूट्यूब पे हम लोग उसको पहले ही एपिसोड शूट करेंगे, एपिसोड शूट करके, और वो टाइम टू टाइम आपको हर हफ्ते में या जो भी हम लोग टाइम करके वो मैं पूरा टाइम टेबल आप लोगों को बता दूंगा। तो उसमें काफ़ी मेहमान, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ मेहमान नए बुलाऊंगा, वो एपिसोड शूट होंगे, शूट होकर एडिटिंग में जाएगा, वो जो भी छोटा मोटा एडिटिंग या वॉइस का और हम लोग करते हैं, फिर वो हम लोग यूट्यूब पे और उस पर यूट्यूब, फेसबुक, जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम लोग उसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। आप लोगों को एक एक चीज़ की सूचना मिलती जाएगी। तो आप ये सब हम लोग करें, वो शो ज़रूर आप लोग देखिएगा। अगर आप भी उस शो का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप ज़रूर, आप लोगों का वेलकम है। ठीक है, ये कुछ कमेंट है, चलिए कमेंट का मैं जो भी कमेंट है मैं उसके जवाब आपको देता रहूँगा। और आप लोग भी सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। आप लोगों को कोई सूचना ऐसी आती है तो कृपया करके आप भी किसी भी पत्रकार को जिस पर आप भरोसा करते हो, उन पत्रकारों तक आप अपनी सूचना दो, ताकि उसके ऊपर ये चले। पहले पत्रकार, देखो पहले भी माउंट आबू में पत्रकार थे, लेकिन ये 14 साल से चल रहा है। क्या कारण है कि पिछले 1-2 साल के अंदर ही ये सारी चीज़ें सामने आ रही है, क्योंकि अब कुछ पत्रकारिता की परिभाषा भी माउंट आबू के कुछ मेरे ही भाई बंधुओं ने बदल दी है। अब हम लोग भी पत्रकारिता में, हम लोग वैसी पत्रकारिता में नहीं है, हम लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो थोड़ी अलग किस्म की पत्रकारिता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे हम लोग। आपको ये प्रोग्राम शो कैसा लगा आप नीचे कमेंट में मेरे को लिख दीजिएगा। और बस जाते जाते एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ कि मेरे जो पोर्टल है, मेरा जो खुशवंत राज नाम का पेज है, उसको लाइक करें, वीओसी न्यूज़ के पेज को लाइक करें। ग्रुप भी है वीओसी न्यूज़ का, उसके अंदर आप ज्वाइन करने के लिए अपनी एक रिक्वेस्ट मेरे को सेंड कर दीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा एक नंबर ऊपर ही मेरे पोर्टल पर मिल जाएगा, 9571682727। उस पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप 18 व्हाट्सएप ग्रुप है। मैंने 18 व्हाट्सएप ग्रुप वीओसी न्यूज़ के चल रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, अलग अलग यूपी उस साइड के। वैसे ही राजस्थान के भी ग्रुप हैं, गुजरात के ग्रुप है। तो आप जहाँ भी जुड़ना चाहते हैं आप उसमें अपना नाम, पता और सब कुछ लिख के मुझे भेज दीजिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जोड़ देंगे। तो ये था मुद्दा रुडिप का। अभी आप लोग सुरक्षित रहिए। कोरोना काल अभी धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, लेकिन इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि फिर ये एक झटका आएगा। जैसे पत्रकारिता, जैसे ये न्यूज़ में चल रहा है कि एक तीसरा झटका और आने वाला है, तो वो आए उससे पहले आप लोग अपना सुरक्षित रहिए। जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद खुशवंत राज की तरफ से। और रुडिप से मैं भी परेशान हूँ, ये देखिए बहुत अब कमेंट आ रहे हैं। रुडिप से मैं भी परेशान हूँ,
माउंट के रक्षक करके किसी का है, वो भी 8 बजे के बाद। क्यों भाई 8 बजे के बाद क्या करते हैं रूडिप वाले? वो भी 8 बजे के बाद। रूडिप से मैं भी परेशान हूँ, मैं समझा नहीं, माउंट आबू के रक्षक जी आपका नाम ही ऐसा दे रखा है। तो प्रभु राम जी ग्रासिया देख रहे हैं, TN दया सागर बनोदा जी ऑनलाइन। चलिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे से जुड़े, मेरे को सुना, और इसी के साथ मैं ये शो को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय महाकाल।